नमस्कार। आज हम एक खास देश पर बात करने वाले हैं, स्लोवाकिया, जो मध्य यूरोप में है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इसकी कहानी, मतलब इसका भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य यही है कि इन सब जानकारियों को मिलाकर स्लोवाकिया की एक साफ, एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर सके। इसे अक्सर कहते हैं यूरोप का छिपा हुआ रत्न। ये सुनने में ही काफी उत्सुकता जगाता है ना? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी रत्न की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बिल्कुल। छिपा हुआ रत्न, ये टैगलाइन काफी कुछ कहती है। मतलब कि यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद एकदम सामने ना हो। और हाँ, इसकी लोकेशन और इसका इतिहास दोनों मिलकर इसे काफी दिलचस्प बनाते हैं। मध्य यूरोप में होना मतलब ये कई बड़ी ताकतों और संस्कृतियों के रास्ते पर रहा है हमेशा से। हाँ, तो इसी लोकेशन से शुरू करते हैं। नक्शे पर देखें तो एकदम बीच में दिखता है। उत्तर में पोलैंड, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य। इतने सारे पड़ोसी। इसका क्या मतलब रहा होगा इसके लिए इतने सालों में? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि सदियों से लगातार संपर्क रहा है, व्यापार के लिए भी, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी। और हाँ, कभी कभी तनाव का कारण भी बना होगा। ये लोकेशन इसे यूरोप के अंदर आने जाने का, विचारों के फैलाव का एक अहम कॉरिडोर बनाती है, पहले भी और आज भी। एरिया की बात करें तो करीब 49,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा नहीं है, पर इसकी अहमियत इसके साइज से कहीं ज्यादा है। और आबादी? करीब 54 लाख। मतलब यूरोप के हिसाब से देखें तो एक ठीक ठाक मीडियम साइज का देश है। और स्रोतों में ना यहाँ की कुदरती खूबसूरती का बहुत जिक्र है। टाट्रा पर्वत, कार्पेथियन पहाड़ियाँ, गुफाएं, नदियाँ। सुनने में ही लगता है कि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इसे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये वहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे वो ऊंचे टाट्रा पर्वत हैं, वहाँ ट्रैकिंग के लिए और सर्दियों में स्कीइंग के लिए लोग जाते हैं। टूरिज्म का बड़ा हिस्सा है ये। और वो गुफाएं, स्लोवाकिया में तो हजारों गुफाएं हैं और कुछ तो वाकई अनोखी हैं। जैसे कि वो डॉब्शंस का आइस केव, बर्फ की गुफा। ये कैसे, मतलब वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हाँ, डॉब्शंस का आइस केव यानी डॉब्शंस का लोदोवा यास्किनिया, ये कमाल की जगह है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण बर्फ की गुफाओं में से एक मानी जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें साल भर बर्फ रहती है। उस गुफा का अपना एक अलग ही माइक्रोक्लाइमेट है, जिसके कारण ऐसा होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और दिखाती है कि स्लोवाकिया की जमीन के नीचे भी कितने राज छुपे हैं। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये तो धरती के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। वाकई में दिलचस्प। अच्छा, प्रकृति से अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। एक आज़ाद देश के तौर पर तो ये काफ़ी नया लगता है, 1993 में ही बना। लेकिन इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है ना? बिल्कुल। देखिए, 1 जनवरी 1993 को इसका आज का रूप सामने आया, एक स्वतंत्र देश का। लेकिन इस जमीन का, इस इलाके का इतिहास तो सदियों पुराना है। 9वीं सदी में जाएं तो ये महान मोराविया साम्राज्य का गढ़ था, जो स्लाव लोगों का एक काफी ताकतवर राज्य था उस समय। फिर लगभग 1000 साल तक ये हंगरी साम्राज्य का हिस्सा रहा। सोचिए, 1000 साल। इसने यहाँ की संस्कृति पर, भाषा पर, पहचान पर बहुत गहरा असर डाला। बाद में ये ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के तहत आया। तो आप समझ सकते हैं कि पहचान की कितनी परतें हैं यहाँ। 1000 साल हंगरी का हिस्सा, ये बिल्कुल। तो बहुत ही लंबा समय है। फिर आया चेकोस्लोवाकिया का दौर। हाँ, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य टूट गया। तब चेक और स्लोवाक लोगों ने मिलकर चेकोस्लोवाकिया बनाया। ये एक बिल्कुल नया प्रयोग था उस वक्त। दो करीबी लोग, लेकिन जिनकी पहचान थोड़ी अलग थी, उनको एक साथ लाना। ये दौर भी आसान नहीं था। इसमें भी उतार चढ़ाव रहे, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और फिर शीत युद्ध के समय कम्युनिस्ट शासन में। और फिर आया 1993 का वो शांतिपूर्ण बंटवारा, जिसे वेलवेट डिवोर्स कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है, ये कैसे पड़ा? वेलवेट डिवोर्स या मखमली तलाक, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि चेक गणराज्य और स्लोवाकिया का अलग होना बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी हिंसा के हुआ। बिल्कुल शांति से, आपसी सहमति से। ये असल में 1989 की वेलवेट क्रांति की याद दिलाता है, जिसने चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट राज को शांति से खत्म किया था। दुनिया में कई जगह ऐसे बंटवारे खून खराबे से भरे होते हैं, तो उस लिहाज से ये शांतिपूर्ण अलगाव अपने आप में एक मिसाल है। ये तो वाकई तारीफ के काबिल बात है। और आज़ादी के बाद लगता है स्लोवाकिया ने तेजी से अपनी जगह बनाई दुनिया में।
स्रोत बताते हैं कि 2004 में यूरोपियन यूनियन यूरोप और नाटो का सदस्य बन गया। हाँ, ये बहुत बड़े कदम थे। यूयू में जाने से अर्थव्यवस्था को सीधे यूरोपीय बाजार मिला, निवेश बढ़ा, राजनीतिक स्थिरता भी आई और नेटो की सदस्यता से सुरक्षा की गारंटी मिली। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद स्लोवाकिया ने पश्चिम के साथ जुड़ने का एक साफ रास्ता चुना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे इसने अपनी वो हजारों साल पुरानी हंगेरियन, ऑस्ट्रियन और फिर चेकोस्लोवाक विरासत को संभाला और उसके साथ एक नई स्वतंत्र स्लोवाक पहचान बनाई और उसे यूरोप में स्थापित किया। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं रहा होगा। हाँ, इसी बैलेंस की बात करते हुए यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था, उस पर आते हैं। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, मुद्रा यूरो है, ये सब तो एक मॉडर्न यूरोपियन देश जैसा लगता है। बिल्कुल, एक संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं। और 2009 में यूरो अपनाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला था। इससे व्यापार करना आसान हुआ, बाहर से निवेश आया और देश यूरोप की मुख्य अर्थव्यवस्था के और करीब आ गया। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग का जिक्र बार बार आता है। वोक्सवैगन, किया, पर्जो, जैगुआर, लैंड रोवर, इतने बड़े बड़े नाम वहां प्लांट लगाए हुए हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति कार उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। ये उस छुपे हुए रत्न का एक और पहलू है, एक पावरफुल इंडस्ट्रियल इंजन। इस इंडस्ट्री ने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत मदद की है, रोजगार दिए हैं, टेक्निकल स्किल बढ़ाई है। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था सिर्फ गाड़ियों पर ही निर्भर है या कुछ और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑटोमोबाइल बहुत महत्वपूर्ण है, पर इकोनॉमी काफी विविध है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी मजबूत है, कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां वहां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी और शेयर्ड सर्विस सेंटर्स, वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और हाँ, टूरिज्म का जिक्र तो हमने किया ही, वो भी अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगहों के दम पर लगातार बढ़ रहा है। खेती भी है, हालांकि अब जीडीपी में उसका हिस्सा पहले जैसा नहीं रहा। और स्रोत कहते हैं कि यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड यूरोप के एवरेज से बेहतर है, जो इस आर्थिक तरक्की को दिखाता है। अच्छा, तो मतलब एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस है और सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद उस छिपे हुए रत्न वाली बात को और मजबूत करता है, यानी संस्कृति और पर्यटन। कहा गया है कि कल्चर पर स्लाइव, हंगेरियन, ऑस्ट्रियन सबका असर है। ये बिल्कुल सही है। स्लोवाकिया की संस्कृति इन सभी प्रभावों का एक बहुत खूबसूरत मिक्सचर है। आप इसे वहाँ के संगीत में सुन सकते हैं, लोक नृत्यों में देख सकते हैं, आर्किटेक्चर में महसूस कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी। सदियों तक अलग अलग साम्राज्यों का हिस्सा रहने का नतीजा ही है कि एक मल्टी लेयर्ड पहचान बनी है। और जो लोक परंपराएं हैं, खासकर देहाती इलाकों में, वो आज भी जिंदा हैं। रंग बिरंगी ट्रेडिशनल पोशाकें, लोक त्योहार, ये सब इसकी कल्चरल रिचनेस को दिखाते हैं। और खाने पीने के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं कि मीट, आलू, पत्ता गोभी और चीज का काफी इस्तेमाल होता है। हाँ, ट्रेडिशनल स्लोवाक खाना जो है वो काफ़ी, कह सकते हैं, दिल को सुकून देने वाला और पेट भरने वाला होता है, खासकर सर्दियों के मौसम के लिए। बढ़िया। ब्राइंजोवे हलुश्की का नाम आता है बार बार, वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये भेड़ के दूध से बने खास किस्म के चीज़ के साथ छोटे छोटे आलू के डम्पलिंग्स होते हैं। इसे तो स्लोवाकिया का नेशनल डिश मानते हैं। इसके अलावा सूप बहुत चलते हैं, खासकर पत्ता गोभी का सूप, कपूसने का, और मीट के अलग अलग व्यंजन भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सुनने में ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा, चलिए अब घूमने की जगहों पर आते हैं। राजधानी ब्रातिस्लावा तो है ही, डेन्यूब नदी के किनारे, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बॉर्डर के बिल्कुल पास, वहां का किला और कैथेड्रल का जिक्र है। ब्रातिस्लावा वाकई एक बहुत प्यारा शहर है। उसका जो ओल्ड टाउन है, पुराना शहर, वो बहुत खूबसूरत है। पतली पतली गलियां, ऐतिहासिक इमारतें, कैफेज, और हाँ, वो ब्रातिस्लावा कैसल जो शहर के ऊपर पहाड़ी पर है, वहां से डेन्यूब का नज़ारा शानदार दिखता है। सेंट मार्टिन कैथेड्रल भी ऐतिहासिक है। वहां हंगरी के राजाओं की ताजपोशी होती थी पहले। और लोकेशन तो कमाल की है। आप वियना से सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, बुडापेस्ट से भी कुछ ही घंटे लगते हैं। ये फिर से उसकी सेंट्रल लोकेशन का एक उदाहरण है। राजधानी के अलावा वो ऊंचे टाट्रास पहाड़, ये तो लगता है प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत होगी। बिल्कुल, हाई टाट्रास, विसो के तत्री, वो अल्पाइन ब्यूटी का नज़ारा देते हैं। नुकीली चोटियां, गहरी घाटियां, साफ पानी की झीलें। गर्मियों में हाइकिंग के लिए और सर्दियों में स्कीइंग के लिए यूरोप की बेहतरीन जगहों में से है।
लेकिन आल्प्स की तरह यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती। शायद यही वो छिपा हुआ पहलू है। और वो स्पीश कैसल, स्रोत कहते हैं कि ये यूरोप के सबसे बड़े किलों में से एक है। हाँ, स्पिश कैसल। उसके खंडर आज भी बहुत भव्य लगते हैं। ये पूर्वी स्लोवाकिया में है और इसका पूरा परिसर एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, बहुत विशाल है। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और स्लोवाकिया के मध्ययुगीन इतिहास का एक बड़ा प्रतीक है। उसे देखकर अंदाजा लगता है कि उस जमाने में इसकी कितनी अहमियत रही होगी। हमने डोबिशंस का आइस केव की बात तो की, और कौन सी जगहें हैं जो स्लोवाकिया को खास बनाती हैं? अरे कई हैं। जैसे उरावा कैसल का जिक्र जरूरी है। वो एक नदी के ऊपर चट्टान पर बना है, बहुत ड्रामेटिक लगता है, फिल्मों में भी आया है। फिर बेंस का बाइस्ट्रिका जैसा शहर है सेंट्रल स्लोवाकिया में, उसका अपना ऐतिहासिक केंद्र है और 1944 के स्लोवाक नेशनल अपराइजिंग का इतिहास उससे जुड़ा है। और छोटे छोटे गांव जैसे वोल्कोलिनेक, वो गांव अपनी पुरानी लोक वास्तुकला के लिए यूनेस्को की लिस्ट में है, जो आज भी वैसी ही है। ये सब जगहें मिलकर इस देश की कहानी बताती हैं, प्रकृति की सुंदरता, इतिहास की गहराई और संस्कृति की जीवंतता। तो ये सारी बातें सुनकर अब लग रहा है कि वो यूरोप का छिपा हुआ रत्न कहना सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये काफी हद तक सच है। ये शायद उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है जो मेन स्ट्रीम टूरिस्ट जगहों से हटकर कुछ असली, कुछ शांत अनुभव करना चाहते हैं। भीड़ कम, लेकिन देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। जो पश्चिमी यूरोप के बड़े टूरिस्ट हब हैं, उनकी तुलना में स्लोवाकिया अभी भी कम एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन जो यहाँ आते हैं उन्हें ये निराश नहीं करता। चाहे आपको इतिहास पसंद हो या प्रकृति या बस एक शांत छुट्टी चाहिए, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। और शायद ये छिपा होना ही इसके चार्म का हिस्सा है। यहाँ अभी भी कुछ नया खोजने वाली फीलिंग आती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो? सार यही है कि स्लोवाकिया मध्य यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपने साइज से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। इसका इतिहास बहुत गहरा और कई परतों वाला है, जिसने इसकी आज की पहचान बनाई है। इसकी अर्थव्यवस्था खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मजबूत है और ये यूरोपियन यूनियन का एक एक्टिव मेंबर है। इसकी संस्कृति अलग अलग प्रभावों का एक अनूठा संगम है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पहाड़ों से लेकर गुफाओं तक वाकई लाजवाब है। तो ये सिर्फ एक छोटा देश नहीं है, बल्कि इतिहास की गहराइयां, प्रकृति की देन और आधुनिक यूरोप के एम्बिशंस का एक दिलचस्प मिक्सचर है। ये अपनी सदियों पुरानी विरासतों और अपनी नई आजाद पहचान के बीच एक तरह का संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि 1993 में दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभरने वाला ये देश कैसे अपनी खास जगह बना रहा है। इसने शांतिपूर्ण बदलाव और यूरोपियन इंटीग्रेशन का रास्ता चुना, जो अपने आप में एक कहानी है। इस सब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं। देखिए, स्लोवाकिया का इतना लंबा इतिहास बड़े साम्राज्यों के हिस्से के तौर पर बीता है। हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर चेकोस्लोवाकिया। तो क्या यूरोपीय एकता या नेशनल सॉवरेनिटी या रीजनल कॉर्पोरेशन जैसे मुद्दों पर इसका नज़रिया उन देशों से अलग हो सकता है जिनका आज़ाद देश के तौर पर इतिहास ज़्यादा लंबा और बिना रुकावट वाला रहा है? ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे आपके ऐतिहासिक अनुभव आपके आज के जियोपॉलिटिकल नज़रिए और आपकी प्राथमिकताओं को शक्ल देते हैं। स्लोवाकिया का केस इस बात को समझने का एक बहुत अच्छा मौका देता है।